पुलिस कार्यवाही में पारदर्शिता व गुणवत्ता लाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विशेष कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। पुलिस द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाहियां, विशेषकर पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व किसी स्थान में तलाशी व जब्ती की कार्यवाहियों को समय समय पर जनता द्वारा प्रसंगत किया जाता रहा है। ऐसे में पुलिस द्वारा की गई उक्त समस्त कार्यवाहियों में पारदर्शिता व गुणवत्ता लाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिए जाने का प्रावधान था, परंतु उक्त कार्यवाही को प्रसंगत किया जाता रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 37 में उल्लिखित किया गया है कि प्रत्येक जिले में एवं प्रत्येक थाने में सहायक पुलिस उप निरीक्षक या इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा, जो अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली प्रत्येक गिरफ्तारी के संबंध में सूचना रखने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी सूचनाएं प्रत्येक पुलिस थाना व जिला मुख्यालय पर सामान्य व डिजिटल मोड पर प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी करनी है या अभियुक्त से कोई वस्तु जब्त की जाती है तो ऐसा पुलिस अधिकारी द्वारा नियमानुसार दृश्य या सर्वे साधनों द्वारा उसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार किया जाएगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 के तहत 7 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय मामलों में पुलिस थाने के भाषाधिक अधिकारी का घटनास्थल पर एफएसएल टीम भिजवाने का दायित्व निर्धारित किया गया है, जिससे कि अनुसंधान में गुणवत्ता आएगी और अपराधियों को सजा दिलाने में सहायता मिलेगी। हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें भीड़ के रूप में उन्माद के द्वारा आम व्यक्तियों के द्वारा की गई गैर इरादतन हत्याओं या कई अन्य घटनाएं जिनमें धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई घटना कारित कर दी हो, तो वहां भीड़ द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्त को पीट पीट कर मार दिया जाता था, जो कि एक गंभीर अपराध है। परंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में हत्या के अतिरिक्त इस बाबत कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था, जिस कारण ऐसी घटनाओं में अभियुक्तों को दोषित करवाए जाने में कठिनाई आती थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(2) में मॉब लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है कि जब कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करेगा तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। वह धारा 117(4) के अनुसार यदि ऐसे समूह का व्यक्ति किसी को घोर उपत्ति कारित करता है तो वह भी 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में दुष्प्रेरण के अपराध के संबंध में प्रावधान किए गए थे, जिनके अनुसार कोई व्यक्ति भारत में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो उसको दोषित किया जा सकता था, परंतु यदि कोई विदेशी या अन्य व्यक्ति विदेश में से किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जिसका प्रभाव भारत में हो, तो ऐसे अपराधी को सजा देने के लिए प्रावधान उक्त विधि में वर्णित नहीं थे, जिस कारण भारत में बहुत सारी आपराधिक घटनाओं में ऐसे अपराधियों को दोषित नहीं किया जा सका। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 48 में इस संदर्भ में प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध भारत में किया जाए या उसका परिणाम भारत में निकले, तो वह व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दायी होगा, वह दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 में राजद्रोह के अपराध का प्रावधान किया गया, परंतु भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वह युक्तियुक्त नहीं था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई व्यक्ति अपने किसी जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या वित्तीय साधन के प्रयोग से भारत की संप्रभुता या एकता या अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है, वह आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। आपराधिक न्याय तंत्र में अनुसंधान व विचारण में पीड़ित के अतिरिक्त गवाहों की अहम भूमिका होती है। विचारण के दौरान पीड़ित व्यक्ति के कथनों के साथ साथ गवाहन के कथनों के आधार पर ही अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। अनुसंधान या विचारण के दौरान गवाहों को अभियुक्त द्वारा डराए धमकाए जाने के संबंध में काफ़ी घटनाएं सामने आती थी। ऐसे डराए धमकाए जाने के फलस्वरूप गवाह जो हितबद्ध न होकर स्वतंत्र होते थे, वे ऐसे डर से या असुरक्षा के कारण पक्षद्रोही हो जाते थे, जिस कारण अभियुक्त को
सजा दिलाया जाना मुश्किल था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में गवाहों की सुरक्षा के संबंध में कोई विशेष उपबंध नहीं थे। वह गवाहों के भयभीत होने से अपराधियों को दोषित करवाया जाना संभव नहीं होता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 में इस संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार साक्षियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करेगी व उसे अधिसूचित करेगी, जिससे गवाह सुरक्षित महसूस करेंगे व सही साक्ष्य देंगे, जिससे दोषी व्यक्तियों को दोषित किया जा सकेगा। न्याय का एक सिद्धांत है, डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। न्याय में देरी का मतलब स्वतः ही अन्याय है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर दर्ज होने के पश्चात कुछ मामलों को छोड़कर अनुसंधान व विचारण की कोई समय सीमा तय नहीं थी तथा न ही पीड़ित को उक्त अनुसंधान के बारे में जानने का कोई प्रावधान उल्लेखित था। बलात्संग जैसे गंभीर अपराधों में अनुसंधान या विचारण में होने वाली देरी से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाता था। उक्त एरर को दूर करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऐसे गंभीर अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस संहिता की धारा 184 के अनुसार बलात्संग के मामले में चिकित्सा अधिकारी का दायित्व अभिलिखित किया गया है। चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व है कि वह 7 दिन के भीतर चिकित्सा रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को भेजेगा। इस संहिता की धारा 193 के अनुसार बलात्संग व पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8 व 10 में दंडनीय अपराधों का अनुसंधान 60 दिन में पूरा किया जाएगा। अनुसंधान अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अधीन रहते हुए आरोप पत्र इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। साथ ही अनुसंधान अधिकारी का यह दायित्व है कि एफआईआर दर्ज होने से 90 दिन की अवधि में पीड़ित या इतलाकर्ता को अनुसंधान की प्रगति से अवगत करवाएगा। यदि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पेंडिंग रखा गया है तो ऐसा अनुसंधान मूल आरोप पत्र पेश किए जाने से 90 दिन की अवधि में पूरा किया जाएगा। धारा 218(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है, जो कदाचार के आरोपों के विरुद्ध कार्यवाही में अनुचित देरी को रोकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संज्ञेय अपराध के किए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का प्रावधान था, परंतु साथ ही पुलिस थाना क्षेत्राधिकार का भी प्रावधान किया गया था। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित होता तो क्षेत्राधिकार के बिंदु पर उसकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता था। वह पीड़ित को न्याय प्राप्ति हेतु इधर उधर भटकना पड़ता था। अपराधों के घटित होने के उपरांत एफआईआर दर्ज होने में विलंब या क्षेत्राधिकार के बिंदु पर जो विलंब होता था उससे त्वरित अनुसंधान नहीं हो पाता था, जिसका कहीं न कहीं अभियुक्त को विचारण के बाद लाभ मिलता था और न्याय का उद्देश्य विफल हो जाता था। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में 0 एफआईआर व 173(2) में ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। 0 एफआईआर के अनुसार जब कोई अपराध घटित होता है तो उसकी सूचना किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। क्षेत्राधिकार के बिंदु पर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। वह ई एफआईआर के अनुसार किसी भी अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा किसी भी पुलिस थाने में दी जा सकेगी। 3 दिवस के भीतर ऐसी रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति उस संबंधित थाने में उपस्थित होकर उक्त सूचना पर हस्ताक्षर करेगा। न्याय हित में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पीड़ित व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवाने में होने वाली परेशानी से बचेगा व त्वरित अनुसंधान किया जा सकेगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया था, परंतु इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि वह व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न किसी आपराधिक आशय से कर रहा है या किसी मानसिक बीमारी या अन्य कारण से। आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति की आपराधिक मनस्थिति निर्धारित करने का कोई आधार भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित नहीं था। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो उसे इस धारा के तहत दंडित नहीं किया जा सकता था। यह एक गंभीर विरोधाभासी स्थिति थी। इस विरोधाभास को समाप्त करते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 में ऐसा करते करने वाला व्यक्ति के आपराधिक आशय व उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए विशेष प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपना विधि पूर्ण करते करने से रोकने या विधि विरुद्ध करते करने को विवश करने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा
तो ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष तक के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 4 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नए आपराधिक कानूनों में युवाओं के प्रति एक भविष्य की कल्पना की गई है, जहां छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के स्थान पर सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया। पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में हमारे आसपास बहुत सारी चैन स्नैचिंग, झपटमारी, बैग, मोबाइल आदि छीनने की घटनाएं बढ़ी हैं। झपटमारी, चैन स्नैचिंग के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 में विशेष उपबंध नहीं थे, जिसके अभाव में ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने व उनको दंडित किए जाने की कार्रवाई में बाधाएं आती थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में स्नैचिंग या झपटमारी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार चोरी झपटमारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई चल संपत्ति प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है, तो ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। स्नैचिंग के अपराध की गंभीरता को समझते हुए किसी गिरोह द्वारा किए जाने वाले स्नैचिंग के अपराध को धारा 112 भारतीय न्याय संहिता 2023 में छोटे संगठित अपराध के रूप में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत गृह, जलपान आदि में चोरी किए जाने पर ही सजा का प्रावधान था। वाहन में से चोरी किए जाने बाबत कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 305 के अनुसार जो कोई व्यक्ति निवास, गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल या किसी सरकारी संपत्ति में से चोरी करेगा वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाओं व बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में उक्त अपराधों की रोकथाम व अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए प्रावधान किए गए हैं। ऐसा लैंगिक अपराध यदि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की के साथ हुआ है तो भारतीय न्याय संहिता में लैंगिक अपराधों के संबंध में पुरुष व महिला का अंतर समाप्त करते हुए 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे स्त्री या पुरुष को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है। बालकों व महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को गंभीर मानते हुए केंद्रीय विधायिका ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75(2) व 3, धारा 76 व धारा 77 में लैंगिक अपराधों को सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया है एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(1) के अनुसार किसी महिला से सामूहिक बलात्संग के मामले में अभियुक्त पर इतना जुर्माना जो कि पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों व उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा अधिरोपित करने व ऐसा जुर्माना पीड़िता को संदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत अपराधी को कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, आजीवन कारावास में उसका शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास सम्मिलित है, का प्रावधान किया गया है। धारा 70(2) भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यदि पीड़ित महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसे अभियुक्त को आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भी जुर्माने की राशि पीड़िता को दिया जाने का प्रावधान है। धारा 71 भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार के अपराधों की पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में लोक सेवक के उत्तरदायित्व को महिला अपराधों के संबंध में और अधिक जिम्मेदार बनाया गया है। धारा 199(c) भारतीय न्याय संहिता के तहत यदि लोक सेवक बलात्कार या महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में दी गई किसी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध दंडित कार्रवाई आरंभ किए जाने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 में लैंगिक अपराधों के बारे में प्रावधान समाविष्ट थे, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य व अपराधों की गंभीरता व अपराध करने के तरीकों को देखते हुए प्रभावी न्याय व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसके तहत 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं व बालकों के प्रति किए गए अपराधों के संबंध में नए प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यौन अपराधों के विषय में धारा 63 से 73 तक एवं महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में धारा 74 से 79 तक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 में नया प्रावधान किया गया है कि इस संहिता में बलात्संग के अपराधों के साथ साथ ऐसे आपराधिक कृत्य हेतु
पीड़िता की सहमति के संबंध में स्पष्ट करते हुए प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झूठा वचन देकर या प्रवंचनापूर्ण साधनों जैसे कि किसी महिला को किसी पद पर नियुक्ति या पदोन्नति का झांसा देकर या अपनी पहचान छुपाकर उसके साथ शादी का वादा करके उसके साथ मैथुन करता है, जो कि बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने के लिए दायी होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के में एक विवाहित महिला के लिए यौन सहमति की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।